नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी जोधपुर की, जहां श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव का बैनर व कैलेंडर का हुआ विमोचन। आगे बात करेंगे खरगोन की, जहां अवैध रेत खनन से ग्रामीण हुए परेशान, कलेक्टर से की हस्तक्षेप की मांग। साथ ही आगे चर्चा होगी नोएडा की, जहां नोएडा पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए चोरी के मोबाइल बरामद किए हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। श्री विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत जोधपुर एवं श्री विश्वकर्मा मंदिर कमेटी बाईजी का तालाब के संयुक्त तत्वाधान में 81वें श्री विश्वकर्मा जयंती महोत्सव की तैयारियों को लेकर श्री विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत शास्त्री नगर भवन में एक बैठक आयोजित की गई। मंदिर कमेटी के सचिव एडवोकेट हरीश जांगिड़ ने बताया कि 31 जनवरी 2026 को मनाई जाने वाली श्री विश्वकर्मा जयंती की तैयारियों के लिए समाज बंधुओं की बैठक में पंचायत व मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों सदस्यों की अलग अलग कमेटियां बनाकर कार्यों का वितरण किया गया और जिम्मेदारियां सौंपी गईं। इस अवसर पर जयंती के बैनर तथा समाज द्वारा जारी वर्ष 2026 के कैलेंडर का विमोचन किया गया। साथ ही पैम्पलेट व स्टिकर का भी वितरण किया गया। बैठक में विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत के अध्यक्ष वासुदेव बुड़ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्योति स्वरूप धनेरवा, उपाध्यक्ष सोनाराम बुड़ल, पूर्व अध्यक्ष रमेश प्रकाश शर्मा सहित समाज बंधु उपस्थित रहे। जय श्री विश्वकर्मा जी की। आज विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत भवन में समाज बंधु एवं समाज के पदाधिकारी द्वारा विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में पोस्टर व बैनर का विमोचन किया गया। इसमें हम विश्वकर्मा जांगिड़ पंचायत और विश्वकर्मा मंदिर कमेटी के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती 31 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में समाज बंधु सभी मिलके छात्रावास से लेके सोस्ती गेट से होते हुए झांकी निकाली जाएगी, जिसमें भगवान की झांकियाँ बनाकर छोटे छोटे बच्चे झांकियाँ लेके विश्वकर्मा मंदिर तक जाएंगे और वहाँ विश्वकर्मा मंदिर से विसर्जन हो जाएगा। इस उपलक्ष्य में समाज बंधु उपस्थित हुए। हमारे जांगिड़ पंचायत के अध्यक्ष साहब, सचिव सभी ने मिलके समाज बंधुओं से ये मीटिंग करी है कि इस वर्ष विश्वकर्मा जयंती को धूमधाम से मनाया जाएगा। मैं उपमाराम जिलोया, मंदिर कमेटी सह सचिव। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशालय नई दिल्ली के विशेष महानिदेशक वितुल कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ देश की एक मजबूत सुरक्षा ढाल है और इसमें नव प्रशिक्षित जवानों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। वे मंगलवार को सीआरपीएफ जोधपुर के नवारी प्रशिक्षण केंद्र स्थित परेड ग्राउंड में आयोजित बैच 19 के दीक्षांत परेड समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। विशेष महानिदेशक वितुल कुमार ने सभी नवरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण करने पर बधाई दी और उन्हें हर परिस्थिति में देश सेवा व सुरक्षा के लिए तत्पर रहने का संदेश दिया। दीक्षांत परेड के दौरान नव प्रशिक्षित जवानों ने अनुशासन, शौर्य और समर्पण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आकर्षक मार्च पास्ट, सटीक ड्रिल और हथियार संचालन ने उपस्थित अतिथियों और दर्शकों को प्रभावित किया। वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों के परिजनों की मौजूदगी में जवानों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक दिनेश उनियाल रहे। समारोह के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। जी सर, आज यहाँ पे आरटीसी जोधपुर में हमारे 1306 जो नए आरक्षी इन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, आज उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे पासिंग आउट परेड के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारे जितने भी यहाँ पे नए आरक्षी, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये प्रशिक्षण यहाँ पे पूरा किया है और आरटीसी के जितने भी प्रशिक्षक हैं और अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी लगन से उनको तैयार किया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसको अच्छे से वो फील्ड में आत्मसात करते हुए सीआरपीएफ की जो एक छवि है उसके अनुसार बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अच्छी ड्यूटी करेंगे। आज उनके परिवारजन भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने भी बड़ी निष्ठा और मेहनत से उनको ये जो सीख दी है वो उनके साथ रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे भी वो सीआरपीएफ का नाम आगे बढ़ाएंगे। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट।
जोधपुर में 9 से 11 जनवरी को आयोजित होने वाले माहेश्वरी महाधिवेशन व ग्लोबल एक्सपो का आयोजन अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस आयोजन की थीम वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक समाज की भूमिका विजन 2047 रखी गई है। इस महाकुंभ में देश विदेश के हजारों माहेश्वरी बंधु भाग लेंगे। इसमें वैचारिक आदान प्रदान, परंपरा व जीवन मूल्यों को जानने का अवसर मिलेगा। इस आयोजन में 27 देशों सहित भारत के विभिन्न प्रांतों में बसे माहेश्वरी समाज बंधु शिरकत करेंगे। इसमें देश के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों सहित कई गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। यह आयोजन समाज के युवाओं को उद्यमशीलता, नवाचार और सेल्फ रिलायंस की दिशा में प्रेरित करेगा। जोधपुर से सीनू संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। नर्मदा तट स्थित ग्राम सुलगांव में अवैध रेत खनन अब रहवासियों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। ग्रामीणों ने परिक्रमा मार्ग पर दिन रात अवैध खनन होने का आरोप लगाते हुए खननकर्ताओं पर धमकाने और मारपीट करने की शिकायत की है तथा मामले में कलेक्टर से हस्तक्षेप की मांग की है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि नर्मदा किनारे से अवैध रूप से रेत खनन के बाद पोकलैंड, जेसीबी और डंपर जैसे भारी वाहन तेज रफ्तार में गांव से होकर गुजरते हैं, जिससे ग्रामीणों को हर समय हादसे का डर बना रहता है। स्थिति ये है कि छोटे बच्चे और स्कूली छात्र भी अकेले घर से बाहर निकलने में भय महसूस करते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि अवैध रेत खनन पर तत्काल रोक लगाई जाए और गांव से गुजरने वाले भारी वाहनों पर नियंत्रण किया जाए ताकि आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पोकलैंड मशीनों के द्वारा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। इससे पूरा तटबंध टूट रहा है और पानी हमारे गांव के पास करीब आने की तैयारी कर रहा है। और पोकलैंड मशीन एक दो नहीं, बड़ी संख्या में पोकलैंड मशीनों के द्वारा खनन किया जा रहा है। और ठेकेदार को ये तो खेल बहुत पुराना समय से चल रहा है। बाकी समय समय पे बंद भी होता है, कम भी होता है। बाकी अभी 2-3 महीने से बहुत तेज गति से चल रहा है और हम इसकी शिकायत लेके अगर स्थानीय प्रशासन को हमने अवगत भी करवाया है, बाकी स्थानीय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि खनिज को बंद किया जाए। पहले खनिज अधिकारी के द्वारा घोषित खदान गांव को बताई जाए कि यहाँ पर घोषित खदान है और घोषित खदान में से ही खनिज किया जाए। ऐसा नहीं हो कि नर्मदा के बीचों बीच से खनन किया जाए। क्या नाम है आपका? अनिल पाटीदार, कहाँ से? सुलगांव से, महेश्वर तहसील। क्या है मांग? ये अवैध रूप से खनन कर रहे हैं और जबरदस्ती वाहन निकालना, रोड पे से ओवरलोडिंग और रास्ते में भी कीचड़ कर देना। पूरा नर्मदा परिक्रमा वासियों को पूरा परिक्रमा रोड को खत्म कर दिया इन्होंने। नाबालिग बच्चों से ट्रैक्टर चलवाते हैं, वाहन चलवाते हैं, सभी डंपर भी, और साइड में देते हैं गांव वालों को। और अगर बोलने जाते हैं दादागिरी करते हैं। क्या मांग करते हैं? भाई इसी के लिए कि हमारे गांव में अवैध खनन नहीं हो और ये ट्रैक्टर वगैरह लाइसेंसधारियों को चलाने की अनुमति दी जाए। क्या नाम है तुम्हारा? कांतिलाल पाटीदार, कहाँ से? सुलगांव। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। नगर परिषद बिस्टान के गोपालपुरा वार्ड 12 में कराए गए नाली निर्माण को लेकर विवाद सामने आया है। मंगलवार को ग्रामीणों ने नाली निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए आशंका जताई कि इससे पेयजल व्यवस्था की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने शिकायती आवेदन सौंपते हुए बताया कि वार्ड में हाल ही में कराया गया नाली निर्माण घटिया और गुणवत्ताहीन है। उनका कहना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं है, जिससे आगे चलकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इधर नगर परिषद के सीएमओ संतोष कुमार पाराशर ने बताया कि रहवासियों की शिकायत पर मौके का निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को एस्टीमेट के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पेयजल पाइपलाइन में सीवरेज का पानी जाने जैसी कोई स्थिति नहीं है। ये गोपालपुरा 12 वार्ड में यह नाली का काम किया गया था 1 से 1.5 महीने पहले और नाली का काम भी किया। यहाँ पर सरिये ऊपर आ गए, 2 सरिये डाले हैं। 8 सरिये डालने का एस्टीमेट में लिखा हुआ था, पर बाकी 2 ही सरिये डाले। और मैं शिकायत भी करा था तो ठेकेदार के द्वारा मेरे को ऐसा बताया गया कि शिकायत वापस ले लेने तो तेरा घर अतिक्रमण में ले लेंगे। तो मैंने वो डर के मारे शिकायत वापस ले ली। फिर इधर नाली का काम करा और नाली का काम अभी ऐसा करा है कि नीचे कहीं डाला नहीं है मालवाल, तो पानी पूरा वालों में घुस रहा है। पानी खराब आ रहा है। हाँ, पानी खराब आ रहा है
उससे हम इंदौर जैसा यहाँ केस नहीं हो जाए, इसलिए हम डर रहे हैं ये बात से। तो हमारे यहाँ पर देखा जाए, और सीएमओ सर से भी अपील करना चाहते कि यहाँ पर आके देखे, और सीएमओ के सर के पास भी गया मैं, ले जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने इंजीनियर को बुलाया वहाँ पर, इंजीनियर ने कहा बोले ठीक है देख लेंगे। और मैंने इतना भी बोला, अगर नाली में 2 सरिये से कभी ज्यादा सरिये निकल जाए तो नाली का काम मैं मेरा घर बेच कर पाऊंगा। क्या नाम है आपका? सद्दाम खान, 12 वार्ड से, गोपालपुरा 12 वार्ड से। क्या आ रही है? ती नाली बनाई गया थे का बनाई का नहीं गया, हमरा बालक पड़ी रहे 2-3 चक्कर पड़ी गए, भर पोरक मातो फूटी गयो, उनका कहो तो बनाई जाएगा तो बनाई कन गया, नहीं जाती रहे। कितने दिन में इसको बनने को? 1 से 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना। हाँ, 2-3 आपने बोला था ठेकेदार? हाँ बोलिया था नहीं, तो क्या बोले? तो वो कहते हम बनाई कन जावांगन, बनाई नहीं गया, नहीं कहे रास्ते में तो बंद करना चाहिए कि बनाई के जाओ तो हमरा बालक नहीं पड़ेगा। हमरा तो छोटा छोटा बालक से, कितना सारा बालक से, मोहल्ला का पूरा बालक नाना नासा से, 2 बच्चों का सर भी फूट गया, मातो फूटी गयो, मार छोटा पोरो पड़ी गयो, नानी सी पोरई में छोरी की छोरी पड़ी गई। नहीं घर में मनुष्य के रखा बेटा। अब हम तो दाड़ के धंधा वाला कहाँ पे घेर रखा, बालक दुकान पर जाएगा तो काहे से जाएगा, बड़ा वही तो कुदाड़ी निकाल देवा हम। क्या नाम है तुम्हारा? गायत्री। कौन सा मोहल्ला है? गोपालपुरा 12 वार्ड। पानी और नाली की समस्या को लेकर वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ पर मतलब आसम पानी सप्लाई हो गया, तो एस्टीमेट था मतलब 6 गाड़िए और 2 गाड़ियाँ डाली, आगे करने उसमें कल हम लोग भी गए थे उसको वार्ड में देखने, तो वहाँ पे हमने भी देखा, तो वहाँ पे क्या है वो नाली में 2 सरिये निकले हुए पाए गए हैं। और दूसरा आप ये जो बोल रहे हैं कि गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, ये बिल्कुल टोटली गलत है। मैं वहाँ पे 1 घंटे पौन घंटे खड़ा रह के आया, अध्यक्ष जी भी साथ में थे, है ना। और हमने वहाँ पे जो बाल लगे हुए थे उन बालों को उनका स्थान परिवर्तन करा के टंकी की तरफ हमने उसको करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जब वो बाल हटेंगे तो वहाँ पे जो गड्ढा होगा वहाँ पे फिलिंग करके आरसीसी डल जाएगी, तो वहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। और अभी नहीं, गंदगी तो क्या, वहाँ नाली साफ करी थी तो नाली साफ का कचरा दूसरे दिन ही उठता है। हाँ, पानी नहीं है वहाँ पे। मैं खुद देख के आया, कल अध्यक्ष जी साथ थे, पार्षद जी साथ थे, मैं देख के आया हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भी जिसने भी आपको जानकारी दी है वो त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है। और जो सरिये की बात है तो वो सरिये के लिए मैंने अभी इंजीनियर साहब को भेजा, ठेकेदार को भेजा वहाँ पे, है ना, तो उसको हम ठीक करा देंगे। क्या नाम है? संतोष कुमार पारासर। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कैलेंडर तिराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब एक 4 पहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरा। यह हादसा भारतनाथ गैस एजेंसी के पास हुआ। हादसे की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तुरंत 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटना के समय वाहन में 3 लोग सवार थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वाहन की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे में 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें बताई जा रही हैं। घटना के बाद कुछ देर तक कैलेंडर तिराहे के आसपास अफरा तफरी का माहौल बना रहा। आपका? मेरा नाम तो सिटी है। कैसे घटना घटी हुई? ये घटना 56 भोग से एक बारात उठी थी और ये ज्यादा स्पीड में थी, गाड़ी अनियंत्रित होकर एक बैग इस रास्ते से आई और बहुत ज्यादा काफी तेज रफ्तार थी, आई यहाँ पे एक पेड़ था उसमें लड़ा और पेड़ भी उलट गया और साथ ही ये गाड़ी 4-5 कल्टी खाकर यहाँ पे पड़ी है। उसमें 3 लोग सवार थे, एक लोग का पैर टूट गया, 2 लोग से बच गए। ये घटना कहाँ पे हुई है? ये घटना हुई है, ये भारत गैस एजेंसी के सामने ही हुई है और काफी करीब कैलेंडर तिराहा भी है, इसी के बीच में हुई है, मंडी और तिराहा के बीच में हुई है। 2 लोग सुरक्षित है, एक व्यक्ति का पैर टूट गया है। मतलब ये अस्पताल गए हैं कि कौन कैसे? अभी तो जानकारी ज्यादा नहीं है, बट हमको लग रहा है अस्पताल ही गए होंगे। 2 लोग तो सेफ हैं, वो लोग शायद सेफ रहेंगे। अकबर अली, कैसे घटना घटी थी? ये बहुत ही स्पीड से गाड़ी आ रही थी उधर से, इधर मऊ वाले रोड से, मऊ की तरफ से 56 भोग की तरफ से आ रही थी और ये लग रहा है किसी बाराती की गाड़ी है, किसी बारात में ही शामिल थी। बहुत ही तेजी से ये गाड़ी है और बहुत ही स्पीड से आ रही थी, इधर की तरफ मुड़ी है और 2-3 पलटी खाकर इस खाई में आई है। कितने लोग? इसमें 3 लोग सवार थे।
3 लोग सवार थे। कितने लोग घायल हुए थे? घायल तो 1 लोग ज्यादा हुए हैं, बाकी 2 लोगों को हल्की चोट आई हुई है और एक लोग का पैर टूट गया, दोनों पैर टूट गया। मतलब कि 2 लोग हल्की चोट में है और एक व्यक्ति दोनों पैर टूट गए। जी। मौके पे एम्बुलेंस? हाँ, मौके पे एम्बुलेंस आई थी, तीनों को मतलब हाँ, 1 लोग को लेकर गए, बाकी 2 लोग सेफ थे, उनको हल्की चोट, हाथ वगैरह में हल्की चोटें आई थी सर। अच्छा, गाड़ी बिल्कुल पलट 3-4? हाँ, 3-4 पलटी खा करके ही आई। बाकी वहाँ एक पेड़ था, पेड़ की वजह से जो है कि टकरा करके पेड़ भी टूट गया। वहाँ पे पेड़ टकराने के बाद जो है इधर ये गाड़ी आई। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र सचिव जीवन घोगरे पाटिल ने विधायक प्रताप पाटिल चिखलीकर और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अपहरण की शिकायत में नाम होने के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के कॉलम में चिखलीकर पिता पुत्र का नाम शामिल नहीं किया। इस दौरान उनके साथ संतोष एकनाथ राव वडवले भी मौजूद थे, जिन पर 2 अक्टूबर 2025 को जानलेवा हमला हुआ था। अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बताते हुए घोगरे पाटिल ने कहा, मैं शुरू से राष्ट्रवादी कांग्रेस का निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। लोकसभा चुनाव में हार के बाद चिखलीकर को मैं ही अजीत पवार के पास ले गया और उन्हें पार्टी में शामिल कराया। घोगरे पाटिल ने बताया कि वे इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया से मुलाकात करेंगे और उन्हें नांदेड़ की स्थिति से अवगत कराएंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनका बयान 3 बार फाड़ा और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया। मी काल राज्याचे कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब यांची भेट घेतली। त्यांच्याकडे विनंती केली की माझी अपहरणाची हे 3री घटना आहे आणि नांदेड क्राईम वॉर्ड आहे, यापेक्षा एक 4-5 घटना अशा मोठ्या घडल्यात। 5ही घटनेमध्ये तेच आरोपी आहेत। ते आरोपी आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांचे निकटचे संबंध आहेत। हे सगळे मी पुरावे दिलेत आणि सीएम साहेबांना एवढी विनंती केली की गुन्हेगारी कुठेतरी संपुष्टात आली पाहिजेत, नाहीतर बीडचा जो वाल्मिक कराड आहे तो नांदेडचा वाल्मिक कराड हा प्रताप पाटील चिखलीकर आमदार आमचे हे आहेत, हे मी जाहीरपणे सांगितलं। हे पुरावे दाखवलेत, फोटो आहेत। आमदारच्या गाडीमध्ये आरोपी फिरतोय, किती दुर्दैवी गोष्ट आहे। आमदारचा लोगो असलेली गाडी, आज हे आमदारचा लोगो असलेली गाडी, या गाडीत आरोपी फिरतोय आणि चिखलीकर साहेब म्हणतात की माझा यांच्याशी संबंध नाही। मग हे पुरावे सगळे आहेत। चिखलीकर साहेबाचा फोटो, त्यांच्या मुलाचा फोटो, हे आरोपीचा फोटो आणि हे पूर्ण गँगस्टरचा फोटो आहे। एवढे पुरावे असल्यास मी कसं खोटं बोलणार? तुम्ही बाहेरील अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी करा अशी मागणी केली। या जिल्ह्यातल्या पोलिसांवर तुमचा विश्वास नाही का? सध्या नांदेडमध्ये निवडणुका चालू आहेत, याच्यात या घटनेत राजकारण नको, हा माझा वैयक्तिक विनंती आहे आणि निपक्षपाती चौकशी झाली पाहिजे। कारण 3 अपहरण झालेत, संतोष वडवळे पहिलं, गौरव कोडगिरे दुसरं आणि तिसरं माझं। हे गुन्हेगारी वाढत चाललेले आहे, म्हणून IPS दर्जाचे अधिकारी यांची समिती स्थापन करावी, कार्यक्षेत्राच्या बाहेरील आणि SIT मार्फत चौकशी करावी, तर हे गुन्हेगारी संपुष्टात येईल आणि खरा गुन्हेगार जो आहे तो समोर येईल। पोलीस आणि स्थानिक पोलीस दबावात आहेत, राजकारणात, असं तुम्हाला म्हणायचं? 100% राजकीय दबावाखाली आहेत, म्हणूनच एका कार्यक्षेत्रात 3रं अपहरण होते, हे दुर्दैव आहे। म्हणून कोणावरही दबाव येऊ नये, याच्यात राजकारण शिरू नये, या उद्देशाने ही मी मागणी केली SIT ची। उपस्थित होते, हो, त्यांच्यावरती आपला विश्वास नाही? माझा, मी तुम्हाला एकच सांगितले की पूर्ण पोलीस प्रशासनावर खालच्या कुठलाही माझा विश्वास नाही, SP IG साहेब सोडले तर। कारण आता राजकारण चालू आहे, नेत्याचे राजकीय दबाव येत असतात, याच्या पाठीमागचा कोण मुख्य सूत्रधार आहे मी जाहीर सांगितलेला आहे, माझ्याकडे पुरावे आहेत। त्यामुळं इथं राजकारण नको, निपक्षपाती चौकशी व्हावी, यापुढे तरी अशा अपहरण घटना घडू नये। आणि माझी विनंती आहे अंजलीताई दमाने यांना, तुम्ही बीडकडेच लक्ष देता, नांदेडकडे बघा ना, किती गुन्हेगारी चालू आहे। 3रं अपहरण आहे। आदरणीय मनोज दादा जरांगे पाटलांना माझी विनंती आहे, मी त्यांना आम्ही मानतो, त्यांनी सुद्धा मराठा समाजाचा माणूस आहे म्हणून पाठीशी घालू नये। कोणी गुन्हेगार असो, गुन्हेगाराला माफी करू नये, त्यांनी सुद्धा या घटनेकडे, नांदेडकडे लक्ष देण्याची गरज आहे। त्याकडून मला सहकार्य झालंय, वरिष्ठांनी सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना केलेल्या आहेत। मी हॉस्पिटलमध्ये होतो, माझे दोन्ही मोबाईल बंद होते, मला वरिष्ठांनी खूप कॉन्टॅक्ट करण्याचा प्रयत्न केला आणि काही लोकांनी येऊन सांगितलं सुद्धा आणि लगेच चौकशीचे त्यांनी सूचना केलेल्या आहेत।
निपक्षपाती चौकशी होईल. प्रकरण मिटून घेण्यासंदर्भात पक्षाकडून काय बोलण्यात आलं का? नाही, पक्षाकडून कुठलाही माझ्यावर दबाव नाही, कारण पक्षावर माझा विश्वास आहे. नांदेड़ से सीनू संवाददाता भारत मांडरे की रिपोर्ट। थाना फेज 2 पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए चोरी किए गए कुल 821 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की अनुमानित कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी नाबालिग बच्चों की मदद से साप्ताहिक बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। ये गिरोह झारखंड से दिल्ली एनसीआर में आता था और किराए पर मकान लेकर कुछ समय तक यहां रहकर चोरी करता था। बताया जा रहा है कि आरोपी 1 से 2 महीने तक इलाके में रुकते और चोरी के बाद मोबाइल फोन नेपाल ले जाकर बेच देते थे। भारी मात्रा में मोबाइल बरामदगी करने वाली पुलिस टीम के उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने टीम को 25,000 रुपए के नाम से पुरस्कृत किया है। मोबाइल चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ। इसमें 6 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इनके पास से कुल मिलाकर 821 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 8 करोड़ के बीच है। ये लोग इनमें से 8 में से 7 लोग मूल रूप से झारखंड के निवासी हैं और ये लोग 2-3 महीने के लिए यहाँ पर आते थे और नोएडा एनसीआर के अलग अलग क्षेत्रों में पीजी में या अलग अलग तरह के मकानों में रहते थे और एक गैंग की तरह काम करते थे। ये लोग लोकल मार्केट, साप्ताहिक मार्केट और सब्जी मार्केट में जब लोग सामान लेने जाते थे और जैसे ही वो ध्यान उनका हटता था, तुरंत उनकी जेब से, उनके पर्स से लोग फोन निकाल लेते थे और तुरंत एक दूसरे को पास ऑन कर देते थे, ताकि अगर इन पे किसी को शक ना हो भी तो भी इनके पास से फोन बरामद ना हो। जब 2-3 महीने में लोग फोन इकट्ठा कर लेते थे, उसके बाद ये लोग ट्रेन और बसों के माध्यम से वापस अपने मूल स्थान जाते थे और उसके बाद नेपाल में, ताकि ये फ़ोन चले, वहाँ पे इन फ़ोन्स को सेल ऑफ करने के लिए ले जाते थे। इसमें टोटल 8 लोग हमको मिले, जिसमें से 6 लोग को गिरफ्तार किया गया और 2 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया है। इस पूरे गुड वर्क के लिए कमिश्नर मैम के द्वारा पूरी टीम को पुरस्कृत करने का ऐलान भी किया गया। कितने मोबाइल बरामद हुए और कितने टाइम पीरियड में इन्होंने चोरी किया? पिछले 3-4 महीनों में इनके द्वारा नोएडा एनसीआर के अलग अलग जनपदों से इन फोन्स को इन्होंने चोरी किया है और लगभग 821 फोन हमें बरामद। सर, कीमत कितनी होगी लगभग? 6 से 8 करोड़ के बीच फोन की कीमत। ये सारे मोबाइल कहाँ से बरामद किए गए? ये लोग, इनके पास से फोन बरामद हुए, इनके पास से ही सारे फोन हमें मिले। ठीक है, जी। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान मोटरसाइकिल से अवैध देसी शराब पश्चिम बंगाल ले जा रहे कारोबारी अनुज साहा को धर दबोचा। आरोपी को मौके से पकड़े जाने के बाद उत्पाद विभाग को सौंप दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार डोडिया से मोटरसाइकिल के जरिए अवैध देसी शराब पश्चिम बंगाल ले जाई जा रही थी। जैसे ही रेलवे फाटक पर जांच के लिए मोटरसाइकिल को रोका गया, चालक भागने की कोशिश करने लगा। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी विनोद साहा एवं अन्य जवानों ने तत्परता दिखाते हुए मोटरसाइकिल को रोका और जब तलाशी ली गई तो दर्जनों बोतलें देसी शराब बरामद हुई। ड्यूटी पर तैनात विनोद साहा ने आरोपी को पकड़कर आगे की कार्यवाही के लिए उत्पाद विभाग को सौंप दिया। इस संबंध में उत्पाद निरीक्षक विक्रम कुमार साह ने जानकारी दी है। देसी शराब पकड़ा गया है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, अभी प्रोसेस में है। अभी क्या बोलते हैं 42 लीटर पकड़े हुए हैं और उनके बाद सुप्रीम के द्वारा जो निर्देश आएगा, या तो फाइन के द्वारा छूटा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। व्यक्ति और एक मोटरसाइकिल को तो बंगाल की ओर ही जा रहे थे। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजीनगर में महानगर पालिका चुनाव के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सिकड़ी में कल आयोजित एक जनसभा में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट पर तीखा हमला बोला है। उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना को लेकर विरोधियों को दो टूक जवाब दिया है। छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये योजना कोई अस्थायी पहल नहीं है, बल्कि स्थायी रूप से जारी रहेगी। उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को घेरते हुए दावा किया कि आगामी चुनाव में जनता धनुष बाण के पक्ष में अपना समर्थन देगी। सामंत के इस बयान के बाद शहर की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और अब सभी की नजरें इस पर टिकी हैं कि ठाकरे गुट इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। संभाजीनगर से सीनू संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।